Hello student, once again I am Mandip Patidar. Today we discuss about organization of hospitals. अभी हम आज जो बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो सेगमेंट है उसमें हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले पार्ट का, हॉस्पिटल फार्मेसी का। उसमें भी अभी तक हम हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, उनके फंक्शन, और साथ ही साथ हम अभी तक बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स क्या होते हैं। आपको मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल के डेफिनेशन के वीडियो काफ़ी पसंद आए हैं, तो अब एक स्टेप हम आगे चलते हैं। उसी में आपका एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो नाम से ही हम लोग कुछ तो समझ गए कि क्या चीज़ होता है। जो आप लोग समझ रहे हैं वही ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटीज ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड बाइंड्स देम टुगेदर फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी डायनामिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से बाइंड होते हैं, मैनेजरल एक्टिविटी है, और ये सब एक दूसरे से बाइंड होके, बाइंड मतलब बंधना नहीं, हाथों से रस्सी से बंधना नहीं, मतलब वैचारिक तौर पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं और क्या करते हैं, इनका जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल होता है उसको अचीव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ एनी हॉस्पिटल इज द गवर्निंग बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ आती है कि जो हॉस्पिटल की है वो गवर्निंग बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, या उसी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। आप बहुत सारी मूवी में देखते हो ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स थी, तो ये जो है गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्न करती है, चलाती है हॉस्पिटल को। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस इमिनेंट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें काफ़ी सारे मिक्सिंग लोग होते हैं भाई, मेडिकल से, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च वाले, एडमिनिस्ट्रेशन जो जिनने देखा है वो सब मिलके एक गवर्निंग बॉडी बनाते हैं। इट में आल्सो इंक्लूड पॉलिटिशियंस। इसमें पॉलिटिशियंस को भी कुछ लोग इंक्लूड करते हैं, कहीं ना कहीं इंक्लूड रहते हैं। द गवर्निंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग ऑफ ऑल मेजर पॉलिसीज, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ एनी हॉस्पिटल्स। गवर्निंग बॉडी जो होती है वो ही होल सोल रिस्पॉन्सिबल होती है। किस लिए? कि जो पूरे फंक्शंस होंगे, जो पॉलिसीज होगी, किस तरह से पेशेंट एडमिट होगा, आपका ट्रीटमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या चार्जेस हैं, ये सब चीज़ें क्या है गवर्निंग बॉडी ही डिसाइड करती है। ये एक अलग बात है कि इनके पास प्रपोजल अलग अलग लोग लेके जाते हैं, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी क्या करती है? वेरियस कमिटीज आर अपॉइंटेड बाय गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी के थ्रू अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। अब भाई 10 या 12 या 15 लोग की या 6 लोग की 7 लोग की गवर्निंग बॉडी है, तो सारा काम तो वो कर नहीं सकती, इसलिए वो क्या करेगी, फिर फर्दर अलग अलग कमेटी बना देगी, फिर वो कमेटी उसके नीचे अपॉइंट करेगी। इस तरह से ये एक चेन का काम करती है। लेकिन हाथ में किसके रहेगा सब चीज़? गवर्निंग बॉडी के। इट अपॉइंट अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है टू गेट द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड लाइक क्लिनिकल सर्विस, नर्सिंग सर्विस, फार्मेसी सर्विस एक्सेट्रा। आपको उन्होंने एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, वो ही सब क्लिनिकल सर्विस और नर्सिंग सर्विस, फार्मेसी सर्विस देखेगा, और फिर अदर कमिटीज़ जो रहती हैं सबको अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, काम करती है गवर्निंग बॉडी। इसी को ही ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यही मुख्य होती है। अब पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है गवर्निंग बॉडी के बाद, एक फ्लो चार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं, या क्लासिफिकेशन हम इसको। गवर्निंग बॉडी उसने क्या किया, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया और कमेटीज बना दी। गवर्निंग बॉडी दो काम करती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और कमेटी बनाई। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, ये क्या सब करेगा, क्लिनिकल सर्विस देगा, एम्बुलेटरी सर्विस देगा, भाई एम्बुलेंस देता है ना, ट्रीटमेंट देता है, फार्मेसी सर्विस देगा, मेडिकल्स रहते हैं हॉस्पिटल से, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिलिंग, जांच, बहुत सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन ये देता है, नर्सिंग सर्विस, नर्सेस जो ट्रीटमेंट करती है और जो नर्सिंग होती है पेशेंट की वो सर्विस देगा। अब डिफरेंट कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी अलग हो जाएगी, फिनांस कमेटी, भाई कैसा पैसा लगाना है, कहाँ से लाना है, किस तरह से मैनेजमेंट, डेवलपमेंट,
फर्दर डेवलपमेंट हॉस्पिटल का कैसे करना है, कैसे ब्रॉड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। और एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक रिलेशन का, भाई पब्लिक के साथ भी तो हॉस्पिटल का व्यवस्थित रिलेशन होना चाहिए। इस तरह से गवर्निंग बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अब नर्सिंग सर्विस की यदि हम बात करते हैं, नर्सिंग सर्विस का क्या है, नाम से सब समझ में आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि दिस डिपार्टमेंट इज द लार्जेस्ट एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी हॉस्पिटल एज इट फंक्शन फॉर ऑल द 24 आवर्स। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये किसी भी हॉस्पिटल्स का। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है। नर्सेस आर असाइंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बेड्स। हॉस्पिटल में जो नंबर ऑफ बेड्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग नर्सेस अपॉइंट होती है। नर्सेस हैव टू गिव पर्सनल अटेंशन टू द पेशेंट, दे आर ट्रेंड फॉर प्रीनेटल केयर। भाई पर्सनल अटेंशन के लिए नर्सेस रहती है, पेशेंट है उसकी बराबर केयर करनी है। एक डॉक्टर के अंडर में यदि 10 पेशेंट है और डॉक्टर बहुत जगह जाता है तो वो एक अकेला डॉक्टर सारे पेशेंट को थोड़ी देख सकता है, इसलिए पर्टिकुलर नर्स को पेशेंट दिए जाते हैं तो वो पेशेंट की केयर करती है। उनको ट्रेन किया जाता है किसमें? प्रीनेटल केयर में। प्रीनेटल केयर मतलब बर्थ के 1-2 हफ्ते पहले का और 1-2 हफ्ते बाद के आसपास की जो कहानी है, मतलब जो समय है, सॉरी, उसको हम प्रीनेटल केयर बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन कंफर्ट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग लेबर। जब डिलीवरी होती है उस समय पेशेंट के कंफर्ट के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए नर्स को ट्रेन किया जाता है। द नर्सिंग डायरेक्टर इज द इंचार्ज ऑफ नर्सिंग सर्विस। नर्सिंग डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होता है वो नर्सिंग सर्विस का इंचार्ज होता है। अब इसी के साथ आपने तो ये बात कर ली कि जो पेशेंट एडमिट हो गया उसको नर्सिंग केयर हमने या नर्सिंग सर्विस एक हॉस्पिटल ने दे दी, लेकिन जो पेशेंट एडमिट ही नहीं हुआ, सब बाहर जाके डॉक्टर को ओपीडी में दिखा के आ गया, तो उसके लिए हॉस्पिटल क्या करता है? तो वही बात करते हैं कि आउट पेशेंट सर्विस। आउट पेशेंट सर्विस में जो पेशेंट आया पर उसको क्या देंगे? तो आउट पेशेंट सर्विस इंक्लूड कंफर्ट फॉर आउट पेशेंट एज दे कम फॉर देयर मेजर और माइनर इलनेस। भाई उसको कंफर्ट देंगे, मेजर या माइनर, या तो मेजर इलनेस के लिए आया या कुछ सर्दी खांसी जुकाम के लिए आया तो क्या होगा? वो अंदर आएगा, पानी की व्यवस्था बिल्कुल रखना है कि ये तो ये ऐसा नहीं है कि अपनी वाटर लाओ, इसलिए पानी की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट, फिर आपका जो काउंटर रहता है रिसेप्शन वो देंगे, भाई उसको किस डॉक्टर से मिलना, उसको क्या समस्या है, ये सब सर्विस कौन देगा? हॉस्पिटल। दिस सर्विस मेक द हॉस्पिटल ट्रूली अ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। इस तरह की सर्विस से क्या हो गया? कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हम, हमारी जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। द हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस टू द आउट पेशेंट। क्या क्या सर्विस देगा हमारा हॉस्पिटल? डायग्नोसिस की सर्विस देगा। सपोज करो किसी डॉक्टर ने लिख दिया चेस्ट एक्सरे कराना है, वो हॉस्पिटल में गया, सिटी स्कैन कराना, तो ये सर्विस कौन दे रहा? आउट पेशेंट को। डायग्नोसिस की दी, प्रिवेंशन का दिया, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लिखा वो दिया, तो ये क्या हो गया? आउट पेशेंट सर्विस। रेडियोलॉजिकल सर्विस। अब रेडियोलॉजिकल सर्विस में नाम से ही पता हमको चल गया कि क्या होगा? दीज सर्विस आर परफॉर्म अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में ये जो सर्विसेज है परफॉर्म की जाती है। इट इंक्लूड्स यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स लाइक सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन एक्सेट्रा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? सोनोग्राफी हो गई, एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन, इस तरह की जो, जिसको हम बोल सकते हैं जांच जो होती है, टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब क्या हो गया? रेडियोलॉजिकल, सॉरी ब्लड टेस्ट रेडियोलॉजिकल सर्विस में आ गया। चीफ रेडियोलॉजिस्ट इज द असिस्टेड बाय वेरियस टेक्नीशियंस। एक चीफ रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसके अंडर में एक्सरे जो ऑपरेटर रहता है, सोनोग्राफी चलाने वाला होता है, ईसीजी ये रहता है, लेकिन चीफ रेडियोलॉजिस्ट इनका हेड होता है। सेंट्रल सप्लाई सर्विस। All the medical and surgical supplies services are meant for diagnosis, treatment, prevention, research and education. जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके लिए है? डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए या किसी रिसर्च या एजुकेशन के लिए। इट इन्वॉल्व्स देयर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग देम अगेंस्ट द इंडेंट फॉर्म। अब सेंट्रल सप्लाई सर्विस में क्या होगा? तो इन सब चीज़ का वो क्या करेगा? कलेक्शन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, स्टोर और इशूइंग, जब जरूरत लगेगी तब इशू करेगा। क्वालिफाइड एंड स्किल्ड स्टाफ पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस। जो पर्सन इसको हैंडल करेगा वो बिल्कुल क्वालिफाइड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए, वो रहेगा। तो सेंट्रल सप्लाई सर्विस ये भी क्या करता है, हॉस्पिटल और गवर्निंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में आएगा। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस मतलब मेडिकल स्टोर, इट कंट्रोल द फार्मेसी ऑपरेशन इन एनी हॉस्पिटल। फार्मेसी ऑपरेशन कंट्रोल होता है। दिस डिपार्टमेंट फिल्स प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंस नंबर ऑफ रिक्विजिशन फ्रॉम द वार्ड्स। अब क्या हो गया, प्रिस्क्रिप्शन देगा, या तो बाहर से प्रिस्क्रिप्शन आ गया, किसी ओपीडी में किसी डॉक्टर के पास से आया, हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर ने लिखा तो प्रिस्क्रिप्शन देगा, मतलब फिल करेगा प्रिस्क्रिप्शन को, दवाइयाँ देगा, या किसी बाहर डॉक्टर ने क्लिनिक पे देखा है, उसने लिखी और वो प्रिस्क्रिप्शन लेके पेशेंट मेडिकल पे आ गया तो हॉस्पिटल उसको वो प्रिस्क्रिप्शन फिल करके दवाई देगा। दूसरा, जो इन पेशेंट है, जो पेशेंट भर्ती है आपके वार्ड में, वहाँ से भी एक पर्ची आती है, नर्स भेजती है, आपको मालूम है, डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर लिखने के बाद नर्स भेजती है, तो उसको भी क्या करता है, वो जो वार्ड से आता है उसको भी फिल करता है। कौन, हॉस्पिटल फार्मेसी। इट फंक्शंस बिगिन विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग एंड फिनिशेस विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। प्रोक्योरमेंट होता है, उसके बाद फिनिश कब होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आउट पेशेंट को और इन पेशेंट तक जब दवाई पहुंच जाएगी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ड्रग डिलीवरी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टोरेज ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टरलाइजेशन एंड फॉर एडवाइजिंग द फिजिशियन ऑन ड्रग यूज। क्या होगा, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, भाई आपको पता चलेगा पेशेंट से और सबसे कौन रहेगा, ये ड्रग बुलेटिन्स आएंगी, फार्मासिस्ट जो रहता है वो ड्रग्स का नॉलेज रखता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ कंपाउंडिंग होती है ड्रग की, स्टरलाइजेशन प्रोसेस रहेगी। और हमारे यहाँ ये चीज़ें कम है, लेकिन फॉरेन में आपको देखने को मिलेगा कि जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर को ड्रग के बारे में एडवाइस करता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या नहीं। तो इस तरह से कोलैबोरेशन होता है, हमारे यहाँ भी होता है, पर कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में होता है। हर कोई भी मेडिकल वाला डॉक्टर को समझाने नहीं जा सकता, तो इसके लिए चीफ फार्मासिस्ट होता है, वो ये सब चीज़ें डिस्कस करता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिकल रिकॉर्ड्स आर द वैल्यूएबल रेफरेंस मटेरियल एज दे हेल्प मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ फॉर इवोल्यूशन। मेडिकल रिकॉर्ड पैरामेडिकल स्टाफ को और मेडिकल स्टाफ को क्या करता है, हेल्प करता है इवोल्यूशन में। दे आर ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। आपके पास रिकॉर्ड्स है तो वो क्या करेंगे, उन रिकॉर्ड से आप लोगों को शिक्षित कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, रिसर्च में ये पेपर काम आएंगे। भाई आपने किसी रिकॉर्ड को, किसी पेशेंट को ट्रीट करा, उसका रिकॉर्ड रखा है, क्या क्या दवाइयाँ दी, क्या कंडीशंस बनी, तो ये आगे फर्दर रिसर्च में काम आता है। दे कंटेन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, लेबोरेटरी टेस्ट, रिपोर्ट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिशियन एडवाइस एक्सेट्रा। कितनी सारी चीज़ें होती है उसमें, पेशेंट की सारी चीज़ें होती है। लेबोरेटरी टेस्ट क्या हुआ, पेशेंट का प्रोफाइल क्या था, उसको फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ तो क्या हुआ, उसको डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी। देयरफॉर इट शुड बी केप्ट इन माइंड टू स्टोर देम प्रॉपरली सो दैट दे आर एक्सेसिबल व्हेन रिक्वायर्ड। ऐसी जगह रखो और ऐसा व्यवस्थित रखो उनको कि जब जरूरत लगे तब उनको उन तक पहुंचाया जा सके। स्टोर जनरली रिसीव्स एंड इशू द मटेरियल अगेंस्ट रिक्विजिशन फ्रॉम ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड वार्ड्स। अब यहाँ पर जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि स्टोर में केवल मेडिकल स्टोर या सेंट्रल स्टोर, अरे भाई स्टोर अलग अलग चीज़ों के भी हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का स्टोर हो सका, मेडिकल का स्टोर हो गया, कुछ और चीज़ों का स्टोर हो गया, चेयर्स जो है, तो अभी मेडिकल स्टोर थोड़ी काम करेगा, इसका सेंट्रल स्टोर काम करेगा, वो अलग करेगा, मेडिकल का अलग करेगा। तो स्टोर्स का काम क्या है, वो चीज़ों को रखेगा और इशू करेगा। अभी दिमाग से ये निकाल लो कि केवल मेडिकल का स्टोर होता है, नहीं, स्टोर होगा, उसमें आप चीज़ें रखोगे। सपोज करो आपने 50 बेड बुलाए, 50 बेड ही लगा दिए, 5 बेड एक्स्ट्रा बुलाए, कोई बेड टूट गया या कुछ हो गया तो वो कहाँ आएगा, स्टोर में आएगा ना, कि जब टूटेगा उस दिन फ़ोन लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हॉस्पिटल बिगन आर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड मेनी स्टोर्स लाइक मेडिकल स्टोर, स्टोर ऑफ जनरल आइटम, सर्जिकल स्टोर। इस तरह से ये जो हम बात कर चुके हैं कि स्टोर अलग अलग होता है। ये चीज़ों को किस तरह से रखता है, पहले ही बफर स्टॉक, इसको बफर स्टॉक बोलते हैं, अपने पास रख के रखता है कि अचानक चीज़ की ज़रूरत लग गई तो क्या होगा। कुछ और काम है हॉस्पिटल्स के, जैसे कि कौन कौन सी सर्विस दे सकता है, डाइटरी सर्विस देगा,
लॉन्ड्री देता है, ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस देता है कि नहीं, कपड़े धुलते हैं पेशेंट के, मॉर्चुरी, लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी देता है हॉस्पिटल, एक्सेट्रा, फॉर ओवरऑल बेनिफिट एंड पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर के लिए और ओवरऑल बेनिफिट के, पेशेंट के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। थैंक यू। मुझे लगा शायद आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूज़न है तो, या किसी और ऐसे टॉपिक पे आप चाहते हैं, ऐसे सब्जेक्ट में आप चाहते हैं डिप्लोमा फार्मेसी के कि मैं वीडियो बना के आपको डालूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं बराबर कोशिश करूँगा कि आपको जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।